हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस प्रश्न पत्र के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। यानी एक बैटरी है, ठीक है, जिसका EMF यानी विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, साथ ही साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम दिया गया है और इसे एक रेजिस्टर यानी प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, प्रतिरोधक के साथ जोड़ा गया है। If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, अगर सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान 0.5 एम्पियर है तो आपको रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे ई दिया गया है, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल किसका, बैटरी का, लिखेंगे आप बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ऑफ बैटरी इसे आप ई से डिनोट करेंगे। कितना मान दिया गया है इसका, इसका मान है आपका 10 वोल्ट। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लिखेंगे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी यानी स्मॉल आर कितना है, 3 ओम, ठीक है। साथ ही साथ आपको आई का मान दिया गया है, यानी आप लिखेंगे विद्युत परिपथ से प्रवाहित होती धारा यानी आई आपको दिया गया है, कितना है आपका आई, 0.5 एम्पियर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। क्या निकालना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यानी कैपिटल आर आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, जो कि आपके ओम्स लॉ के जैसा ही था, ठीक है, ठीक है। तो क्या था आपका, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, जहाँ पे I धारा को प्रदर्शित करता है, E विद्युत वाहक बल को, कैपिटल जो R है वो आपका जो प्रतिरोधक है,
जो आपने उस सर्किट में प्रतिरोधक लगाया है उसके प्रतिरोध को दर्शा रहा है, और स्मॉल r जो है वो बैटरी के प्रतिरोध को दर्शा रहा है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। I का मान कितना है? I का मान है 0.5, E का मान कितना है? E का मान है 10 और आपका R है 3। E का मान है 10 और R है आपका 3। इसे आप सॉल्व करेंगे। 0.5 R प्लस 1.5 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 R बराबर 10 माइनस 1.5। ठीक है, ठीक है, तो ये जाएगा 0.5 R बराबर 5, 8.5। ठीक है, 8.5, तो R का जो मान आएगा 8.5 बटा 0.5 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, R बराबर 17 ओम। ठीक है, तो R का मान आपका आ गया है 17 ओम। ठीक है, यानी आप लिखेंगे परिपथ पर लगे प्रतिरोधक का प्रतिरोध 17 ओम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाए। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपका 11वां प्रश्न है और 2 मार्क्स का प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी what is the impact of temperature on resistivity of metal and semiconductors। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपके मेटल्स है या धातु है और जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर्स है, तो इन दोनों पर जो है टेम्परेचर का यानी तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। यानी तापमान बढ़ाने से जो है इन दोनों की रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे जो है रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपके धातु होते हैं, ठीक है, हमारे पास वैसे 3 प्रकार के आपके जो है पदार्थ होते हैं। एक होती है आपके जो है आपके होता है आपके मेटल्स, ठीक है, दूसरे हैं सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक, और तीसरे क्या होते हैं आपके इंसुलेटर्स। अब इन तीनों के बारे में हम ये जानते हैं, बेसिक अगर हम देखें तो जो मेटल्स होते हैं, धातु जो होते हैं, इसमें कंडक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाती है। इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, और सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को लेता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जिस प्रकार के पदार्थ आते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब अगर हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जितने भी आपके जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें ज्यादातर हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम ये जानते हैं कि जो जैसे जैसे आप क्या करते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं, जैसे आप मेटल का जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लीजिए तापमान बढ़ाने के साथ क्या होता है, जितने आपके मेटल में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में मूव करते हैं, ठीक है, कोलाइड हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल का, तो क्या होता है, जो इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जो धातु होती है उनका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब आप ये जानते हैं कि R बराबर होता है रो L अपॉन A के, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, यानी प्रतिरोध के ऊपर जो है प्रतिरोधकता निर्भर कर। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, आपकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाए। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, अर्धचालकों की, तो यहाँ पे क्या होता है,
जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो काफी ज्यादा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, करंट का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, धारा बढ़ जाती है। धारा बढ़ रही है यानी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, धारा बढ़ती है, धारा बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस कम होता है। अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस घटा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी घटेगी। यानी जो आपके अर्धचालक होते हैं उनका जब तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाए जाने के कारण रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें मेटल्स की, धातु की, तो धातु में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जो है रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो तापमान का इफेक्ट है आपकी धातु और अर्धचालकों में, वो कुछ इस तरीके से है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, किसके, मेटल्स की, धातु की। वही सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक के केस में जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंसर की। ये आपका 2 मार्क्स का आंसर है, तो आप दो जो है स्टेटमेंट में आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर की हम बात करते हैं, मेटल्स, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जो धातु होती है, धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो जो है तापमान के साथ बढ़ती है। सेमीकंडक्टर्स के केस की बात करें, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जो प्रतिरोधकता होती है अर्धचालकों की वो तापमान के बढ़ने के साथ कम होती है, यानी डिक्रीज होती है। ए, धातु तापमान में वृद्धि के साथ धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की प्रतिरोधकता तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न है और ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं में 3.2 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि एक कुंडली है, इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बताया गया है। इसकी जो त्रिज्या है, कुंडली की त्रिज्या, वो 10 सेंटीमीटर बताई गई है। अब इसमें जो फेरे हैं, फेरों की संख्या कितनी है, 100। इससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, धारा प्रवाहित होती है, कितनी, 0.2 एम्पेयर की धारा इससे प्रवाहित होती है। तो आपको क्या बताना है, कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। यानी जो कुंडली है, जो आपकी कुंडली यहाँ पे दी गई है, ठीक है, उसके सेंटर पे, उसके केंद्र पर आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी बी का मान निकालना। A 100 turn closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the magnetic field at the center of the coil? तो यहाँ पे आपको R का मान दिया गया है, N का मान दिया गया है, I दिया गया है, B आपको निकाल। तो बच्चों सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, जो है कुंडली की त्रिज्या दी गई है, तो आप लिखेंगे कुंडली की त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या यानी R का मान दिया गया है, स्मॉल r का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में परिवर्तित करेंगे तो इसे आप 100 से डिवाइड कर, तो आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। ये दिया गया है R की वैल्यू। इसके बाद आपको क्या दिए गए हैं, फेरों की संख्या, ठीक है। तो आप लिखेंगे फेरे की संख्या, तो फेरे की संख्या यानी N का मान आपको दिया गया है, कितना है, 100 फेरे, ठीक है, 100 टर्न्स, 100 फेरे। नेक्स्ट है धारा, ठीक है, यानी आपकी जो है
कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा, कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा, यानी आई का मान दिया गया है, कितना है 3.2 एम्पियर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। यहाँ पे हम एक जो है फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो आपने जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा था। क्या फॉर्मूला था, हमने डिराइव भी किया था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। तो ये आपका क्या था, फॉर्मूला था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, अब वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 रेज़ पावर -7 होता है, तो आप लिखेंगे 10 रेज़ पावर -7। अंदर बचा आपका 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14, एन कितना है 100, आई कितना है, आई है आपका यहाँ पे 3.2 3.2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 0.1। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 10 रेज़ पावर -7, 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 3.2 अपॉन 0.1। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 10 रेज़ पावर -7 इंटू 100 इंटू 3.2। तो आपका आंसर आया है यहाँ पे 10 रेज़ पावर -7 इंटू 20096 इंटू 100। 3 बिंदु है, एक 3 के आगे यहाँ पे बिंदु लग जाएगा। 20.096 इंटू 10 रेज़ पावर -7 प्लस 2 तो हो जाएगा 20.096 इंटू 10 रेज़ पावर -5। ठीक है, या आप देख सकते हैं 2.0096 इंटू 10 रेज़ पावर -4। ठीक है, टेस्ला। ये आपका यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका प्रश्न है, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। हाउ a moving coil galvanometer can be converted into an emitter and a voltmeter। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसको आपको अमीटर में और वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में हम शंटिंग का यूज करते हैं। हमने शंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और हमने क्या देखा था कि जो आपका अमीटर होता है, अमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, करंट के मापन के लिए। तो करंट के मापन के लिए इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शंट लगाते हैं। जो आपके शंट होता है वो पैरेलली लगाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का रेजिस्टर होता है ये, कि शंट लगाते हैं, पैरेलली शंट को कनेक्ट करते हैं और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। लो होता है, लो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमीटर में। और अमीटर जो है, अच्छा मीटर कौन सा होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पे हम शंट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपका जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है। यहाँ पे हम सीरीज में एक शंट जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध अधिक होता है। तो सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़कर ही हमारे पास जो हमारा जो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, जो आपका ये परिपथ प्राप्त होता है, ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है, आपका वोल्ट मीटर की तरह।
ठीक है। तो अगर आपको किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो आपको शंट जो है यहाँ पे सीरीज में लगाना पड़ेगा। वहीं अगर अगर आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक लो रेजिस्टेंस का शंट इसके पैरेलली जोड़ना। ठीक है। तो इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आप इसका आंसर किस तरीके से लिखें। ठीक है। अब हम इसके आंसर की बात कर लें। अ गुड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। ठीक है। यानी अच्छा एमीटर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तो a moving coil galvanometer converted into an emitter by connecting a low shunt resistance in parallel to the galvanometer resistance। यानी जब भी हमें किसी गैल्वेनोमीटर को जो है एक एमीटर में परिवर्तित करना है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, तो कम रेजिस्टेंस वाले शंट को हम पैरेलल या समानांतर रूप में इससे जोड़। नेक्स्ट है a good galvanometer has a high resistance, sorry वोल्ट मीटर। ठीक है। यानी जो वोल्ट मीटर होता है, अच्छा वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। सो a moving coil galvanometer is converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with the galvanometer resistance। तो इसलिए जब हम किसी वोल्ट मीटर को, ठीक है, किसी वोल्ट मीटर अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो शंट लगेगा वो आपका वो जो होगा वो सीरीज में लगेगा और जो शंट होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक अच्छे एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है तो एक गतिमान कॉइल गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध में समानांतर एक बहुत कम शंट प्रतिरोध जोड़कर एक एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। एक अच्छे वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तो एक गतिमान कॉइल गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में एवं उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय। What do you mean by transverse nature of electromagnetic waves? यानी आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनके अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय। अब अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक जो फील्ड वेक्टर्स है दोनों आपके यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर होता है ये आपस में समानांतर होता है, सॉरी ये आपस में जो है परपेंडिकुलर होता है, लंबवत है। इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है, आपका क्या होता है आपस में समान जो है लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर और जो आपका मैग्नेटिक वेक्टर है ये आपस में क्या होता है लंबवत या परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री का ये आपस में कोण। साथ ही साथ जब ये वेव ट्रैवल करती है तो इसकी जो ट्रैवल की दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेक्टर है इनके भी पैरेलल होती है। ठीक है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनके अगर हम चलने की या गति करने की बात करें तो इनका प्रोपोगेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। साथ ही साथ जिस दिशा में ये गमन करता है, ठीक है, वह दिशा भी इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होती है, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्रोपगेशन की डायरेक्शन। ठीक है, यानी प्रवाह की दिशा, यानी जिस दिशा में वो चल रहा है गतिमान, यही आपका क्या है ट्रांसवर्स नेचर कहलाता है इसका। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो जो आपके
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं and at the same time are perpendicular to the direction of propagation of wave। और इसके साथ साथ जो वेव की दिशा है उसके भी ये परपेंडिकुलर होता है। दिस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स नेचर। ये जो वेव का नेचर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ ही साथ तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग की इस प्रकृति को अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी क्या हो? What will be the focal length of lens combination of a convex lens of focal length 20 cm in contact with a concave lens of focal length 30 cm? यानी यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपके पास दो लेंस हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और यह लेंस उत्तल लेंस है, यानी आपका कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा लेंस 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का है और इसका जो लेंस है वो अवतल लेंस है। तो यहाँ पे आपको इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जिसे हम F1 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की यानी उत्तल लेंस की कितनी है फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी तो प्लस में आएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे? अवतल लेंस। तो आप लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 और इसकी फोकस दूरी नेगेटिव में होगी तो आप लिखेंगे माइनस कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। अब इसका कॉम्बिनेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपका फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 यानी 1/20, 1/f2 यानी प्लस 1/-30, 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर आएगा 3 - 2, तो हम लिखेंगे 1/60 या f की जो वैल्यू आएगी वो 60 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। यानी संयोजन या संयुक्त निकाय की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ओके। आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 का, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट भी किया हो। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। इनसे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।